ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शकील समदानी साहब। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबे कानून में उस्ताद हैं। इसके अलावा बहुत सी कौमी, मिली और समाजी तंजीमों में आप सरगर्म रहते हैं। ETV में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज मुसलमान जिन मसाइल से दो चार है, इनका क्या हल है और कैसे इनसे बाहर आया जा सकता है? देखिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला आजकल मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, उनकी सिक्योरिटी का मसला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उनके रोज़गार का मसला है, यानी माश का मसला है। तीसरे नंबर पर उसके बाद तालीम का मसला आता है, और चौथे नंबर पर उनका जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, उनकी ज़ुबान है, उनका कल्चर है, वो आता है। ये चार बड़े बड़े मसाइल मुसलमानों के सामने मौजूद हैं, और जिसके लिए मेरा कहना यह है कि सबसे ज़्यादा इन मसाइल के लिए तो सरकारें ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो सेंटर की मरकज़ की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो। तो ये लेकिन ये चारों मसाइल जू के तू अपनी जगह हैं, क्योंकि जो रवायत 40 साल में डाली गई, जो पॉलिसी डाली गई, उसी पे आने वाले हुक्मरानों ने भी अमल किया और उसी पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है। ये ज़रूर है कि ये जब से दूसरी पार्टियां आने लगी हैं, ख़ास तौर से रीजनल पार्टियां, तो वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में भी और जो कास्ट कंपोजिशन की वजह से भी, क्योंकि कहीं बैकवर्ड पावर में आ रहे हैं, कहीं दलित पावर में आ रहे हैं, कहीं कोई और पावर में आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये चार मसाइल मुसलमानों के बहुत अहम हैं, जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए मुसलमानों को? क्योंकि आप, जैसा कि आपने बताया, तमाम पार्टियां इस मामले में जो हैं वो एक जैसा रवैया उनका है। ऐसे में मुसलमान क्या करें, कैसे इन मसाइल से बाहर आएँ, उसके लिए क्या होना चाहिए? किसी भी पार्टी को शजर ममनुआ नहीं समझना चाहिए कि साहब किसी पार्टी से हम बात नहीं करेंगे और उस पार्टी पे बार बार भरोसा करेंगे जो हमको 50-60 साल से धोखा आ रही है। उन्हें रीजनल लेवल पर भी और कौमी सतह पर भी सियासी फ़ैसले बहुत सोच समझ के करने होंगे। मेरा मकसद ये है, मेरा मतलब ये है कि उनको सियासी शऊर बेदार करना होगा। वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि पिछले 2 इलेक्शन में ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि अगर बादशाह अगर कोई हिंदुस्तान में है तो वो मुसलमान है। 2009 के लोकसभा इंतखाब को आप देख लें तो चाहे ममता बनर्जी की जीत हो बंगाल में, चाहे नीतीश कुमार की जीत हो बिहार में, चाहे केरला में जीत हो, हर जगह जो जीत है उसमें सबसे बड़ा सेहरा जो है मुसलमानों को जाता है। जिस पार्टी के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी वही पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। लेकिन मसला ये है कि ये पार्टियां जब जीतने के बाद आती हैं तो मुसलमानों के मसाइल से चश्मपोशी करती हैं, मुसलमानों के मसाइल पे खामोश रहती हैं। उस वक्त हमारी उस क़यादत को सामने आना चाहिए जो डायरेक्टली सियासत में नहीं है। ये सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, उलमाए कराम, इंटेलेक्चुअल्स, इनको आने के बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि मंशूर में जो वादा किया है उस पार्टी ने, उसको बार बार याद दिलाएं कि आपने मंशूर में ये वादा किया था, आपको ये पूरा करना पड़ेगा। आपने एक बात कही, जमहूरियत में किसी को शजर ममनुआ नहीं समझना चाहिए। मैं इसकी वजाहत चाहता हूँ, इससे क्या आपकी मुराद है? क्या आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को BJP से भी बात करना चाहिए? देखिए, बात अगर आप हौस असलम की ज़िंदगी को देखें तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने सभी से बात की, सभी को इस्लाम की दावत दी, सबको अपने करीब लाने की कोशिश की। तो बहैसियत मुसलमान हमें किसी से बात करने की पूरी आज़ादी है।
और जमहूरियत में अगर किसी पार्टी को आप बिल्कुल अछूत समझ लेंगे, तो अगर वो पार्टी पावर में आएगी तो फिर आपका अंजाम क्या होगा? भाई आप तो अपने मुतालबात लेके हर पार्टी के पास जाइए, जो पार्टी आपके मुतालबे को पूरा करने को तैयार हो, और जिस पार्टी को आप ये समझ लें कि झूठ नहीं बोल रही है, कम से कम उसको एक बार तो आपको मौका देना चाहिए। आप कांग्रेस के पास हर बार जाते हैं और वो हर बार आपको धोखा देती है। आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चौथी बार वोट दिया, वो पावर में आ गई। तो आप क्या ये ट्राई नहीं कर सकते कि एक बार हम लिमिटेड लेवल के ऊपर ही किसी स्टेट में ही किसी ऐसे अलायंस को वोट दें? इस स्टेट लेवल पे तय कर लीजिए आप कि साहब 2 स्टेट में हम उस अलायंस को देंगे जिससे अभी तक हमने परहेज़ किया है। साफ बात हो, ट्रांसपेरेंट बात हो, जो मुआहदा हो वो पब्लिक के दरमियान आए मुआहदा कि ये मुआहदा हुआ है और इन लोगों के दस्तखत हैं, ताकि अगर वो पार्टी कल को धोखा दे तो आप कह सकते हैं कि भाई हमने आवाम को सामने रखकर आवाम की बातों को पार्टी के सामने रखा, रिटन एग्रीमेंट हमारे पास है। अब अगर ये पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही है तो आवाम हमारे साथ आए, अब हम इसको डिसलॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूँगा, बीजेपी का जिस तरीके से रवैया रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से, अक़लियतों के ताल्लुक से, वो इस बात की फ़िलहाल जो माहौल है बीजेपी के हक़ में जो भी बात करता है उसको पूरा माशरा और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसको निशाना बना रही है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपकी ये बात की नहीं, हमें सबसे बात करना चाहिए, कैसे आप इसको दिफा करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे? देखिए हमने किसी खास पार्टी का नाम नहीं लिया है, हमने बीजेपी का नाम नहीं लिया है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हम किस पार्टी से बात कर रहे हैं और उसका रवैया क्या है। जहाँ तक आपने बीजेपी की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने वो काम किया है मुस्लिम दुश्मनी का जिसे भूला नहीं जा सकता। हमारा गुजरात का सानिया हमारे सामने है और बहुत से वाक़यात हैं, बाबरी मस्जिद हमारे सामने है। लेकिन बाबरी मस्जिद को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की हुकूमत थी बीजेपी की, मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत थी। अगर कांग्रेस चाहती तो 1 घंटे क्या आधे घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, अयोध्या में, फैज़ाबाद में, हर जगह वो जाती और 1 घंटे में सिचुएशन पे कंट्रोल कर सकती थी। बाबरी मस्जिद का एक गुंबद भी नहीं टूटता, शायद 2-4 जगह से छेद हो सकता था, वो भी आप चंद घंटों में बनवा सकते थे। तो इसमें अगर देखा जाए बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन अगर हुआ तो उसमें दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ। और उससे पहले की सारी चीज़ें, शिलान्यास भी कांग्रेस ने करवाया, उसके बाद ताला भी कांग्रेस के दौर में हुआ। तो यही मैं कह रहा हूं कि भाई एक पार्टी पे तो टोटल ब्लेम आप लगा दे रहे हैं कि वो जिम्मेदार है, और दूसरी पार्टी के ऊपर क्यों नहीं ब्लेम लगा रहे हैं आप? इसी तरह से श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी पावर में आई, सेंटर में भी पावर में आई, क्यों नहीं आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? 2004 के इलेक्शन में मुझे अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम आने के बाद मोदी को, हुकूमत को बर्खास्त करेंगे। अगर उसी वक्त वो उसको बर्खास्त कर देते तो आज इतने मसले ना होते। तमाम पार्टियों की कोशिश ये है कि मुसलमानों को जज्बाती मसाइल में उलझाकर उनका वोट हासिल कर लिया जाए। उनकी तरक्की की बात, जैसा कि आपने शुरू में अपने इंटरव्यू में इशारा किया कि जो बड़े मसाइल हैं मुसलमानों के, तालीम का मसला है, उनके माश का मसला है, उनकी शनाख्त का मसला है, तो इन मसाइल को कैसे आप मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन तक पहुंचाएंगे, और मुसलमानों को क्या करना चाहिए कि उनके जो रियल इश्यूज़ हैं वो निकल कर आएँ और उनके लिए काम हो? देखिए ऐसा है, यहाँ सबसे बड़ा मसला ये मुसलमानों के साथ हो गया है कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिन नुमाइंदों को वो मुसलमान समझ के पार्लियामेंट या असेंबली में भेजते हैं, वहाँ जाने के बाद वो अपनी पार्टी के नुमाइंदे हो जाते हैं और वो उसी मुस्लिम इशू को टेकअप करते हैं जिसका हुक्म उनकी पार्टी की तरफ से मिलता है। अदरवाइज़ आप कम से कम पार्लियामेंट में हमेशा ही 30, 32, 35 एमपी रहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में भी रहते हैं, दोनों मिला लिया जाए तो तकरीबन 55 से 50 एमपी रहते हैं वहाँ पर। लेकिन वो ज़ुबान जब ही खोलते हैं जब उनको पार्टी की तरफ से विप जारी होती है या इशारा मिलता है। उत्तर प्रदेश में 70 मुसलमान एमएलए हैं, इतना बड़ा सानिया खालिद मुजाहिद का यहाँ पर हो गया। आप देखिए कि 44 लोग जो हैं समाजवादी पार्टी में, 44 मुस्लिम एमएलए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो मसला ये है कि जिन लोगों को हम भेजते हैं वो वहाँ पर जाने के बाद कुछ नहीं करते। अब जाहिर है आप सवाल करेंगे कि तो मुसलमान क्या करें। मुसलमानों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को आपने कौम के नाम पर भेजा है, आप जाहिर है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का वक्त नहीं मिलेगा आपको, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का वक्त नहीं मिलेगा, होम मिनिस्टर से, लेकिन अपने एमपी से उसके घर पे तो मुलाकात का मौका मिलेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ख़ास मुलाकात में।
इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ख़ास मुलाकात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो मुस्लिम कायदीन जो मुसलमानों के वोट से जाते हैं, जीत कर जाते हैं, वो मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टियों की बात शुरू कर देते हैं। तो फिर आखिर में मुसलमानों के पास फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? वो किन मुसलमानों को कैसे वो यकीन करे कि यही लोग उनकी, यही नुमाइंदे उनकी बात उठाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर इन्हीं नुमाइंदों को आप बार बार भेजते रहेंगे तो यही सिचुएशन रहेगी। हम सिर्फ यूपी और बिहार के चंद अजला का एग्जाम्पल ले लें, जहाँ पर 50-50 और 60-60 साल से या 40-40 साल से एक ही फैमिली के लोग रूल कर रहे हैं। तो क्या वहाँ के लोगों को ये समझ नहीं है कि अब इस फैमिली को हमें हटाना पड़ेगा? यूपी में कम से कम 4 ज़िले या 4 रीजन ऐसे हैं जहाँ एक फैमिली के लोग राज कर रहे हैं। उन्हीं के घर से एमपी बनता है, उन्हीं के घर से एमएलए बनता है, उन्हीं के घर से एमएलसी बनता है और उन्हीं के घर से मिनिस्टर बनता है। तो क्या मुसलमानों को ये समझ नहीं कि ये 50-60 साल से ये आदमी हमारे शहर पे रूल कर रहा है, हर पार्टी में जा चुका है, अब इसको रिजेक्ट करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इसके ख़ानदान में सियासत ऐसी घुस गई है कि ये बार बार पार्टी बदलते हैं, बार बार अपनी ज़ुबान बदलते हैं और हमेशा आपके पास मुसलमान के नाम से आ जाते हैं। उनको मुहासबा करना चाहिए। लीडरशिप जब तक नई नहीं पैदा करेंगे, भाई माल वही है, आपने बॉटल बदल दी, तो लीडरशिप तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ना। लेकिन अब दिल्ली में कोई अब ऑप्शन तो नहीं। 2014 का जो आम इंतखाबात है, पूरे मुल्क का इंतखाब है और ज़ाहिर बात है वहाँ पर 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, बाकी सारी रीजनल पार्टियां हैं। तो ऐसे में ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? मुसलमान क्या करें, क्या उनका लाहे अमल होना चाहिए? क्योंकि 2014 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जी, जी, और बिल्कुल तमाम सही पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोट पर है। वो तरह तरह के एजेंडों से मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इवन कि बीजेपी भी एक डॉक्यूमेंट, विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जो अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उसकी बातें शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में मुसलमान क्या करेगा, क्या उसका लाए अमल होना चाहिए आम इंतखाबात 2014 में? भाई देखिए, 2014 में ये तो मुसलमानों के लिए मसला है ही कि वो क्या करें। एक तरफ नागनाथ हैं, एक तरफ सांपनाथ हैं, नाम का फ़र्क है। करें क्या? वो एनडीए को भी आजमा चुके हैं, कांग्रेस को 10 साल से आजमा रहे हैं। सच्चर कमेटी 2006 में आई, 2006 से 2013 आ गया, तकरीबन 7 साल हो गए। सिर्फ चंद स्कॉलरशिप और 90 ज़िलों में कुछ पैसा जाने की अगर आप बता दीजिए कोई खातिर खा काम हुआ हो तो हुआ हो, नहीं हुआ है। तो मुसलमानों के लिए सचमुच ये मसला है कि वो क्या करें। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों के पास अब ऑप्शन की कमी नहीं है, उनके पास रीजनल पार्टीज़ हैं। अगर वो रीजनल पार्टीज़ को ठीक से वोट दे देंगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस की हुकूमत बने, एनडीए की बने। लेकिन रीजनल रीजनल पार्टी का जो मिजाज रहा है पार्लियामेंट में, वो आपके सामने है। वो वहाँ अपने मफाद की बार्गेनिंग शुरू कर देती हैं और ब्लैकमेल बाकायदा करती हैं। कभी कई मौके पर ऐसा वाक़यात पेश आ चुके हैं कि पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ऐसे में जो मुस्लिम इशूज़ हैं, उनके मफादात हैं, उनके राइट्स हैं, उनकी बात कौन करेगा? वो तो अपनी ज़ाती मफाद की बात वहाँ पर शुरू कर देंगे। मुस्लिम वोट रीजनल पार्टी ठीक है, रीजनल पार्टीज़ अपने रीजन की बात करेंगी, अपनी पार्टी की बात करेंगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उसी फ्रिक्शन में, उसी खींचतान में हमारे भी मसाइल हल होते हैं। मैं आपको 1997 की तरफ ले जा रहा हूँ, जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी आई और उसमें कई पार्टियां थीं, तो 2 बड़े इश्यूज़ जो क्लियर हुए थे जनता पार्टी के ज़माने में, हमारा अक़लियती किरदार छीन लिया गया था बहुत पहले। जनता ही पार्टी के ज़माने में वो अक़लियती किरदार का बिल लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा में फंस गया था। यानी और उर्दू का बहुत सारा काम हुआ था, बहुत सी चीज़ें जनता पार्टी के ज़माने में हुई थी। ठीक है, 2.5 साल में 28 साल में हुकूमत चली, 28 महीने में चली गई। लेकिन उसी शुरुआत की वजह से इंदिरा गांधी को मजबूर होकर 1981 में आने के बाद हमारा बिल पास करना पड़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। बहुत माइनॉरिटी कमीशन उसके बाद बना और उसी दौरान आर्टिकल 341 में बुद्धिस्ट को जोड़ा गया।
89 वाले में जिसको छोड़ा गया। तो जब ये रीजनल पार्टी आती है, कोई चीज़ टेकअप करती हैं, वो अगर पास हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगली बार जब कांग्रेस या कोई पार्टी आती है तो उस पर ये बंदिश रहती है कि साहब हो। अच्छा, मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला रिजर्वेशन, आप इस सिलसिले में एक मूवमेंट भी चला रहे हैं। तमाम पार्टियां इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि मुसलमान पिछड़ चुके हैं और उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन अमली इकदाम करने के लिए कोई तैयार नहीं। नहीं तैयार है ना। ये हक कैसे मिलेगा और मुसलमानों को क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए ताकि उनका ये हक उनको मिल सके? नहीं, अमली तौर पर कुछ जगह तो काम हुआ है, मैं कांग्रेस को टोटल क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन किया और 4% रिजर्वेशन वहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा नीतीश कुमार ने जो ओबीसी कैटेगरी है ABCD बिहार में, उन्होंने मुसलमानों को उस कैटेगरी में सबसे लास्ट वाली कैटेगरी में डाल दिया है, जिसकी वजह से उनका मुकाबला बहुत वीकर उसमें होने लगा है। और आप पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देख लें तो वहाँ OBC मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन प्रधान के इलेक्शन हो, चुनाव हो लोकल बॉडीज़ के, और सर्विसेज में बढ़ गया है। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार को दोबारा वहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने वोट इस वजह से दिया कि उनको नीचे ग्राउंड लेवल पे हुआ। तो रिजर्वेशन के ऊपर देखिए, लेकिन मुल्की सतह पर, हाँ, मुल्की सतह पर कांग्रेस ने एक काम पिछले इलेक्शन में किया, 2 साल पहले ये किया था। सलमान खुर्शीद साहब ने ऐलान किया कि 4.5% रिजर्वेशन OBC को वो दे रहे हैं। लेकिन वो तो उन्होंने एक वक्ती तौर पर पाबंदी लगाई थी इलेक्शन के दौर तक। हाँ। उसके बाद तो वो नाफिज हो गया, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, कोर्ट में चला गया। अब यहाँ कांग्रेस की जिम्मेदारी है और फिर मुस्लिम लीडर्स की कि ये मुस्लिम लीडर्स ये दबाव डालें कि कांग्रेस जल्द से जल्द अपने वकील मुकर्रर करे। वकील तो ऑलरेडी हैं, सारा अमला गवर्नमेंट का है, कि उसको एक्सपेडाइट करके और सही डॉक्यूमेंट्स भेजें, वहाँ पर सही डॉक्यूमेंट्स भेजें कि हमारे हक में फैसला हो। क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का फैसला आंध्र प्रदेश में हो चुका है। और आपको मैं बताऊं, हैरत अंगेज बात है कि जहां इतना बड़ा मसला आंध्रा में था, तो दिल्ली से कोई सॉलिसिटर जनरल या कोई बड़ा आदमी जाके उसको आर्गू करना चाहिए था। वहाँ का लोकल मामूली सा सरकारी वकील गया, जिसको ABCD भी मंडल कमीशन का नहीं मालूम था, रिजर्वेशन का नहीं मालूम था, सच्चर कमेटी का। उसने जो गलत तरीके से आर्गू किया, या ऑन रिकॉर्ड बात करा रहा हूँ, देख लीजिए कि आर्गू किसने किया। उसको कुछ पता ही नहीं था। जब उसने हैफाजत वे में आर्गू किया, सही आर्गूमेंट नहीं किया, तो वहाँ से मामला बिगड़ गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वक्त जितने मुस्लिम लीडरान कांग्रेस में हैं, उनकी ये मिलनी जिम्मेदारी बनती है, और कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि 2014 में कोई खुशफहमी का शिकार न हो कि मोदी का खौफ दिखा के मुस्लिम से वोट ले लेंगे। वो कोई ज़रूरी नहीं कि मोदी के खौफ से कोई वोट दे दे। रीजनल पार्टीज बहुत मजबूत हैं, उनको भी वोट मिल सकता है और कांग्रेस की सीटें घट सकती हैं। तो कांग्रेस पार्टी का मफाद भी इसमें है कि कम से कम 4.5% रिजर्वेशन जो OBC मुस्लिम्स के लिए किया था, उसको जल्द बहाल करवाए। और जो लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि 4.5% से क्या होता है, उनको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि नेशनल लेवल पर 4.5% का मतलब ये होता है कई हज़ार इंजीनियर, कई हज़ार डॉक्टर, कई 100 MBAs, बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4.5% हमारे अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन रिजर्वेशन की जब बात निकली है तो दफ़ा 341 की भी बात ज़रूर करूँगा। उसमें जिस तरीके से दलित को पहले शामिल किया गया, उसके बाद जो है वो बौद्ध बुद्धिस्ट को शामिल कर लिया गया, लेकिन ईसाई और मुसलमानों को आज तक शामिल नहीं किया गया। तो ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है। मज़हब के नाम पर जो है वो रिजर्वेशन से एक तबके को महरूम किया गया है। तो कांग्रेस ये तो कर सकती है। तो आप सुन लीजिए, उसमें भी अभी तक कांग्रेस ने एफिडेविट नहीं फाइल किया है। उसके 341 में से मज़हब की कैद हटाने के लिए क्रिश्चियन साहब हैं साउथ इंडिया के, उन्होंने वहाँ पिटीशन कर रखी है। उसका जवाब आज से तकरीबन 2 साल पहले दाखिल करना था, यानी 2011 फरवरी या मार्च में दाखिल करना था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने अभी तक उसका जवाब नहीं दाखिल किया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मसला ये है कि जो लोग 4-5 साल की मुद्दत पार्लियामेंट में पूरी करने वाले हैं, जो कांग्रेस के मुस्लिम वज़रा हैं, कम से भाई से तो जिम्मेदारी सबकी है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होनी चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए। गवर्नेंस में आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हुकूमत जो है तफरीक किसी भी बुनियाद के ऊपर, सबके लिए कानून बराबर है और कानून की निगाह में सब बराबर हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। लेकिन न तो गवर्नमेंट कर रही, ना मुस्लिम लीडरान कर रहे हैं। तो कम से कम इनको कहना चाहिए कि खुदा के लिए
मनमोहन सिंह एफिडेविट उसका जवाब तो दे दीजिए, दाखिल कर दीजिए जो आपके पास आया है, और मंडल कमीशन जो चैलेंज है उसको एक्सपेडाइट कीजिए। जब आप चाहते हो तो फैसला रातों रात ले लेते हैं, और जब नहीं चाहते हो तो 2-2 साल तक एफिडेविट नहीं देते। तो मसला तो वही गवर्नमेंट के ऊपर है। आपसे ये बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद हम फिर मिलते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या सियासत से ही सारी उम्मीद करना सही है या मुसलमानों को अपनी सतह पर भी कोशिशें करना होंगी। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया ख़ास मुलाकात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बातचीत चल रही थी सियासत की, रिजर्वेशन की, मुस्लिम मसाइल की, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि मुसलमान सारी तबक्कों पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर बैठ जाएं और अपने घर में आराम से बैठकर उनसे उम्मीद लगाएं कि वो उनके सारे मसाइल हल कर देंगे। क्या मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम शख्सियात को, इदारों को अपने सतह पर कोई कोशिश नहीं करना चाहिए कि उनकी कौम का अपलिफ्टमेंट हो, उनका जो तरक्की रुक गई है वो फिर से जो है आगे बढ़ें? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। हमें हरगिज़ गवर्नमेंट के ऊपर तकिया करके नहीं बैठ जाना चाहिए। हमें अपने तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए, और मैं कम से कम साउथ इंडिया के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर से महाराष्ट्र, उसके बाद आपका आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 5 रियासतें तो कम से कम ऐसी हैं जहाँ सोशल वर्क मुसलमानों की तरफ से बहुत हो रहा है, और उन्होंने गवर्नमेंट पे तकिया न करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज तो किया ही है, खुद भी बहुत काम किया है। ख़ास तौर से एजुकेशन की फील्ड में आज अल्हम्दुलिल्लाह आंध्रा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में हमारे पास सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप देखेंगे कि उर्दू की बहुत अच्छी पोजीशन है। महाराष्ट्र में उर्दू की बहुत अच्छी पोजीशन है, जगह जगह उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं। मालेगांव के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ बड़ी तादाद में उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मालेगांव जाऊँ और देखूँ और उस चीज़ को यूपी में रिप्लिकेट करने की, रिपीट करने की कोशिश करूँ। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल हुआ करते हैं, ज़ाहिर बात है मुसलमानों में भी बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की है, तो उनको आप क्या सजेशन करना चाहेंगे, क्या एड्रेस देना चाहेंगे, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे कि मुसलमानों की तरक्की में वो अपना रोल अदा करें? मैं नौजवानों को, नौजवान बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतने डिस्क्रिमिनेशन के बाद, इतने मसाइल के बाद, इतने राइट्स के बाद, इतनी ज़्यादती के बाद भी अपना हौसला नहीं हारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तालीम के शोबे में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस कामयाबी में न तो हुकूमतों का कोई रोल है, न किसी और का। इस कामयाबी में सिर्फ उनका और उनके वालिदैन का रोल है। तो मैं समझता हूँ कि हर लेवल पर हमारे मुसलमान बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन न होने की वजह से वो मेहनत बराबर नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा बच्चा कहीं 2 नंबर से कट जाता है, कहीं 4 नंबर से कट जाता है, कहीं 6 नंबर से कट जाता है। अगर सिर्फ मंडल कमीशन में भी कोटा मुकर्रर हो जाए
तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान बच्चों की मेहनत और आने लगेगी। अलीगढ़ में भी बच्चे, मैं चूँकि अलीगढ़ में टीचर हूँ, लॉ फैकल्टी में पढ़ाता हूँ, बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो है माशी बुनियाद पे प्रॉब्लम आ रही है उनको। आज बहुत महंगी एजुकेशन हो गई है, सरकारी इदारों में बहुत कम सीटें हैं, बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे क्वालिफाई करके आ रहे हैं, लेकिन अब सरकारी स्कूल में जगह नहीं मिली तो प्राइवेट में जाएगा, प्राइवेट में फीसें बहुत हासिल हैं। तो अगर रिजर्वेशन हो जाए तो कम से कम बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चों के माँ बाप को नौकरी जब मिलेगी तो उनकी माशी हालत सही होगी, इकोनॉमिक कंडीशन जब सही होगी तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अब तो एजुकेशन इतना प्राइवेटाइज हो गई है कि बच्चों को मिल रही है, तो मैं अपने नौजवानों से मायूस नहीं हूँ। क्योंकि मुसलमान अपने आप को एक आलमी कौम समझता है और खुसूसन खलीजी ममालिक से उसका बड़ा गहरा रिश्ता रहता है। खलीजी ममालिक में जो एक इनकलाबी तहरीक शुरू हुई थी जिसको बहार अरब का नाम दिया गया, कई ममालिक उससे गुजरे, ट्यूनीशिया में हुकूमत चेंज हुई और कई ममालिक में भी निज़ाम बदला, लेकिन मिस्र में जो अभी हाल में जो निज़ाम बदला था उसको वहाँ फ़ौजी एक इनकलाब आया और उसने जो है एक चुनी हुई हुकूमत को उसका तख्ता पलट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि खलीजी ममालिक में जो उम्मीद की एक किरण जगी थी उसको कोई इससे नुकसान पहुँचा है या किस तरह के हालात मुस्तकबिल में होंगे? नहीं, ये तो देखिए होता ही रहता है। जो मिस्र में मुर्सी के साथ हुआ है यही टर्की में आज से 15-20 साल पहले हुआ। टर्की में 3-3 बार हुकूमतें बनी, इस्लामिक पार्टियां जीत के आईं और फ़ौज ने बगावत करके उनको बाहर कर दिया, लेकिन उसके बाद चौथी बार फ़ौज ये नहीं कर पाई। मिस्र में भी मुर्सी के साथ जो हुआ है वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, और जिस जमहूरी निज़ाम को वेस्ट कहता है कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम प्रजातंत्र पे यकीन रखते हैं, ये उसका खून हुआ है। लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन और वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो 1932 से जद्दोजहद कर रहे हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को फांसी दी गई है, बड़े बड़े उलमाओं को शहीद किया गया है। तो ये फ़ौजी बगावत गलत हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, जालिमाना एक्ट है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, सब चीज़ का वायलेशन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम का जो एहतजाज हुआ है, ख़बरें सब उनके कंट्रोल में हैं, यहूदियों के और ईसाइयों के कंट्रोल में ख़बरें हैं, मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में है, उसके बावजूद जो खबर आ रही है, आज ही मैंने अखबारात में खबर पढ़ी है कि 50 आदमी कल शहीद हुए हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में। ये इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि मुर्सी के सपोर्ट में जो चंद हज़ार लोग मुर्सी के ख़िलाफ़ हुए थे वो सब वेस्ट के पपेट्स थे, इस्लाम के दुश्मन थे, वो चाहते उसी को मीडिया दिखा रहा था। आज लाखों लोग सड़कें पर निकले हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो बहार अरब था वो चलेगा। ठीक है, 100, 200, 1000, 2000 लोगों की कुर्बानी और देनी पड़ेगी, आवाम आज उनके साथ हैं। सीरिया में जो हो रहा है, सीरिया में भी आप देखिए चंद लोगों ने डेमॉन्स्ट्रेशन शुरू किया ट्यूनीशिया वगैरह का देख के, वहाँ पर असद की फ़ौजों ने बम्बार्डमेंट किया, मामला बहुत बड़ा बढ़ गया है। तो फ़ौज से आप रोक सकते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन फ़ौज से हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि मुर्सी को हटाने में पूरे वेस्ट का अंदर से हाथ है। और जाहिर है कि बज़ाहिरा तो कोई नहीं, सभी कंडेम कर रहे हैं, सभी गोलमोल बयान दे रहे हैं, लेकिन पूरा वेस्ट का और इस्लाम दुश्मन ताकतों का ये हाथ है। और इस्लाम दुश्मन क्या, आप तो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। जमहूरियत आई है भाई, लोग चुन के भेजा गया है। मुर्सी काम नहीं करते तो 5 साल के बाद अवाम हटा देते। मुर्सी को हटाने का अख्तियार फ़ौज को कहाँ से हो गया? लेकिन नहीं, आप सारा इल्ज़ाम सारा वेस्ट पे दे रहे हैं। जो अरब के ममालिक हैं उनमें से भी कई ममालिक ने जो है मिस्र में फ़ौजी इक़दाम की हिमायत की है बाकायदा। जिन लोगों ने हिमायत की है, जाहिर है कि वो भी चाह रहे हैं कि कोई चेंज ना हो, वो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी शान और शौकत है, उनका इक़्तिदार है, वो तभी तक महफूज है जब तक उनका फ़ौजी कंट्रोल है। तो जो अरब ममालिक इसको इसके ख़िलाफ़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो शख्सी इक़्तिदार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इससे खुश न हों, क्योंकि ये मिस्र में हो सकता है साल 2 साल 6 महीना 4 महीना वो रोक लें, लेकिन परमानेंटली उसको रोक नहीं सकते। अवामी इनकलाब के आगे कोई फ़ौजी हुकूमत नहीं काम करती। ईरान में आप देख लीजिए, क्या शाह ईरान के पास फ़ौजें कम थी, लेकिन जब ईरान के अवाम जो है आयतुल्लाह ख़ुमैनी के फेवर में आ गए और उन्होंने पूरे टैंकों के सामने लेट गए, तो टैंक वाले ने भी कहा कि हम टैंक नहीं चढ़ा सकते अपने भाइयों को, खुदा न करे ऐसी सिचुएशन आए। लेकिन मुर्सी के हक़ में जिस तरह से मुजाहिरे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर फ़ौज को थोड़ी सी भी अक्ल होगी और वो आइंदा मुसीबत से बचना चाहेंगे तो दोबारा इक़्तिदार सौंपेंगे या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। तो ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शकील समदानी साहब। डॉक्टर शकील समदानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।